नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज ये क्लास BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए होगी जिनके वैकल्पिक विषय इतिहास है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, BA द्वितीय वर्ष के छात्रों को पता होगा कि अपने दिल्ली सल्तनत चल रही है और दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश का अध्ययन कर रहे थे। और पीछे की कक्षा में हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था और निरंतर गुलाम वंश के शासकों में हम पढ़ते जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम बैराम शाह और मसूद शाह के बारे में पढ़ेंगे। पीछे आपको क्रम याद होगा, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से हम पढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने पढ़ा है, आराम शाह को हमने पढ़ा है, इल्तुतमिश को हमने पढ़ा है और रुकनुद्दीन फिरोज को हमने पढ़ा है। और उसके बाद कल की क्लास में हमने रजिया सुल्तान को पढ़ा था। और आज की क्लास में हम गुलाम वंश के दो शासकों बैराम शाह और मसूद शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो बैराम शाह ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया और मसूद शाह ने कब से कब तक शासन किया, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। 1240 ईस्वी से लेकर 42 ईस्वी तक बैराम शाह ने शासन किया और 1242 ईस्वी से लेकर 46 ईस्वी तक मसूद शाह ने शासन किया। तो कल हमने पढ़ा कि किस तरह अमीरों ने, जो तुर्क अमीर सरदार थे, जो इल्तुतमिश के द्वारा 40 विश्वस्त लोगों का अपना संगठन बनाया गया था, तो उसके जितने जो अमीर सरदार है वो कितने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार शासक को सुल्तान बनाते हैं और उसे मार देते हैं, हत्या कर देते हैं और उसे गद्दी से, तख्त से हटा देते हैं। किस तरह उन्होंने पीछे के सुल्तानों को तख्त से हटाया और रुकनुद्दीन फिरोज को किस तरह हटाया और रजिया सुल्तान को किस तरह कैसे हटाया, ये हमने पढ़ा। और अमीरों ने षड्यंत्र करके रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी और बैराम शाह को दिल्ली के तख्त पे बिठा दिया, सिंहासन पे बिठा दिया। और उसके पश्चात बैराम शाह द्वारा क्या किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। और बैराम शाह और मसूद शाह का नाममात्र का शासन रहता है, इसमें इनका दिल्ली सल्तनत में कोई खास योगदान नहीं रहता है। इन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियाँ तुर्क अमीरों के हवाले, तुर्क सरदारों के हवाले कर दी और वही अपने इच्छानुसार शासन चलाते थे। और जब शासक अगर उनकी इच्छा का विरोध करता तो उस शासन की हत्या कर दी जाती और दूसरे शासक को तख्त पे बैठा दिया जाता। तो हम बात करते हैं बैराम शाह की। बैराम शाह ने 1240 ईस्वी से लेकर 42 ईस्वी तक शासन किया है और इसने तख्त पे, सिंहासन पे बैठते ही ये मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। अगर आपसे पूछा जाए कि बैराम शाह ने तख्त पे बैठते किसकी उपाधि धारण की, तो मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। जो तुर्क अमीरों द्वारा इसको तख्त पे बिठाया गया था, तो ये तो वाजिब सी बात है कि तुर्क अमीरों का जो शासन में हस्तक्षेप अत्यधिक होगा। तो उनमें से एक था एतगिन है, जिसका बैराम शाह को सिंहासन पर बिठाने में बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए बैराम शाह ने एक नए पद का सृजन किया, नायब मुमालिकात, जिस पर एतगिन को ये पद दिया गया। और एतगिन बहुत ही शक्तिशाली हो गया क्योंकि बैराम शाह को शासक बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था और शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लग गया और महत्वाकांक्षी हो गया। एतगिन के द्वारा सुल्तान की बहन, बैराम शाह की बहन, बैराम शाह मैं बता दूं आपको, इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। कौन था बैराम शाह? इल्तुतमिश का तृतीय पुत्र था, तीसरा पुत्र। बैराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था जो सिंहासन पर बैठता है। और इल्तुतमिश आपको पता ही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और एतगिन नायब मुमालिकात के पद हासिल करता है और इस पद का सर्जन बैराम शाह द्वारा नए पद का सर्जन किया जाता है और ये अत्यधिक शक्तिशाली होता है। सुल्तान की बहन से शादी कर लेता है, शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगता है और राजा के जो निजी अधिकार थे उनको भी ये छीन लेता है। जो राजा का जो महल था उसके सामने नौबत बजाना और हाथी खड़े रखने की जो परंपरा थी उसको भी ये समाप्त कर देता है और राजा के
राजा के महल के आगे से नौबत बजाना बंद करवा देता है और हाथियों को खड़ा करना बंद कर देता है। ये बैराम शाह अत्यधिक क्रोधित होता है। बैराम शाह को समझ में आता है कि ये शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करता है और बैराम शाह के द्वारा एतगिन की हत्या करवा दी जाती है और एतगिन को रास्ते से हटवा दिया जाता है। जब एतगिन के रास्ते जो अमीर तुर्कों का जो हस्तक्षेप शासन में अत्यधिक होने लग जाए तो बैराम शाह द्वारा अन्य अमीर तुर्कों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। अपने रास्ते के जो कंटक है उनको हटाने का प्रयास किया जाता। उन्हीं में वह वजीर निजामुल मुल्क था, वजीर प्रधानमंत्री था इसका, बैराम शाह का, इसको भी मारने का, इसकी भी हत्या करवाने का प्रयास किया जाता है बैराम शाह द्वारा, लेकिन वो इसमें असफल होते हैं और इस बात का निजामुल मुल्क को पता चल जाता है। निजामुल मुल्क बच जाता है, लेकिन आगे चलकर निजामुल मुल्क द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया जाता है जिसमें बैराम शाह की हत्या करवा दी जाती है और ये बात ये अपने जहन में रखता है और आगे जाके इसका बदला बैराम शाह से लेता है। तो एक था बदरुद्दीन शुंकर। जब एतगिन की हत्या करवा दी जाती है तो ये अमीर हाजिब का पद था उस पर नियुक्त था। तो अमीर हाजिब का पद बता दूं मैं आपका, उसका क्या अर्थ होता है? शिष्टाचार। दो दरबार में जो व्यवस्थाएं होती है, जो बादशाह का सुल्तान का दरबार होता है, दरबार उसके अंदर कौन कौन सी शिकायतें शासक द्वारा सुनी जाएगी, कौन कौन अमीरों का जो कद तय होगा, कौन अमीर कहाँ बैठेगा, और शिष्टाचार दरबार में जो शिष्टाचार दरबार का रखा जाता था वो अमीर हाजिब के द्वारा रखा जाता था। ये बदरुद्दीन शुंकर, इसे शुंकर भी कहते हैं, कई कई जगह शंकर भी लिखा हुआ है। यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली हो जाता है एतगिन की मृत्यु के पश्चात। तो एतगिन की मृत्यु के पश्चात ही अत्यधिक शक्तिशाली होने के बाद शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगता है। इस शुंकर के द्वारा बैराम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन समय रहते पूर्व बैराम शाह को पता चल जाता है और बैराम शाह द्वारा क्या किया जाता है, इसका जो बदायूं सूबा है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह इसे बदायूं भेज दिया जाता है ताकि ये तख्त से दूर रहे और किसी तरह का षड्यंत्र न कर सके। लेकिन होता क्या है, 4 महीने के पश्चात बदरुद्दीन शुंकर है जो बिना सुल्तान की आज्ञा के दिल्ली में पुनः लौट आता है और सुल्तान को इस बात का आक्रोश आता है, सुल्तान इस बात का विरोध करता है और सुल्तान के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी आज्ञा की अवहेलना करने के बजाय के कारण बदरुद्दीन शंकर की हत्या करवा दी जाती है और बदरुद्दीन शंकर को भी इस तरह अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। सुल्तान के द्वारा जो तुर्क अमीरों द्वारा ये शासन में जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे उनको धीरे धीरे रास्ते से हटाया जाता है और दिल्ली लौटने पर इसकी हत्या करवा दी जाती है। और इसी तरह सैयद ताजुद्दीन था, वो भी शंकर का मित्र था, इस बदरुद्दीन शंकर का मित्र, इसकी भी हत्या बैराम शाह द्वारा करवा दी जाती है। और काजी जलालुद्दीन, ये धर्मगुरु था, धर्मगुरु, इसकी भी हत्या बैराम शाह द्वारा करवा दी जाती है। और इन हत्याओं के कारण तुर्क सरदारों और अमीरों में भय का माहौल व्याप्त हो जाता है और तुर्क सरदार समझते धीरे धीरे सुल्तान हमारी हत्याएं करवा देगा। तो तुर्क सरदारों द्वारा क्या किया जाता है, इसके विरुद्ध वापस षड्यंत्र शुरू कर दिया जाता है और बैराम शाह की हत्या का षड्यंत्र किया जाता है और इस षड्यंत्र में उनके द्वारा इसे मार दिया जाता है। तो निजामुल मुल्क, आपको मैंने पहले बताया, जो वजीर था जिसकी हत्या का प्रयास किया गया बैराम शाह द्वारा। अब अवसर आने पर निजामुल मुल्क ने सोचा कि अब जो इसने प्रयास किया था बैराम शाह ने, उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है और उसका बदला लेने का अवसर आ गया है। तो निजामुल मुल्क की हत्या का प्रयास जो बैराम शाह द्वारा किया, उसका बदला चुकाने का समय देखकर निजामुल मुल्क के द्वारा बैराम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। अब बैराम शाह, संयोग से क्या होता है, उसी वक्त 1240 ईस्वी की लगभग बात है, अंतिम समय की बात है, उस समय लाहौर में मंगोलों का आक्रमण होता है। कहाँ पे होता है? लाहौर में मंगोलों का आक्रमण होता है।
तो शासक सुल्तान बैराम शाह के द्वारा अपने वजीर और तुर्क अमीरों को मंगोल सेना को खदेड़ने के लिए दिल्ली से बाहर भेजा जाता है और वजीर निजामुल मुल्क भी उनके साथ जाता है। अमीर सरदारों को रास्ते में वजीर निजामुल मुल्क के द्वारा बताया जाता है कि सुल्तान ने तुम्हारे अमीर तुम सब की हत्या का आदेश दिया है। और इससे क्या होता है, इससे तुर्क अमीर सरदार आग बबूला हो जाते हैं और वो वहीं से बीच रास्ते से कूच करते हैं दिल्ली की तरफ और बैराम शाह को अपने महल में घेर लेते हैं और बैराम शाह को कैद बना लेते हैं, कारागार में डाल के उसका कत्ल कर दिया जाता है। ये बैराम शाह का शासन काल रहा है। अब बैराम शाह को तख्त से हटाने के बाद मसूद शाह को तख्त पे बैठाया जाता है। मसूद शाह कौन होता है मैं तो आपको बता दूं, जो रुकनुद्दीन फिरोज था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, ये आपको पता होगा, हमने पढ़ा था। रुकनुद्दीन फिरोज जो रजिया से पहले शासक रहा है, रजिया से पहले शासक रहा है और उसके दौरान ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था, तो ये इल्तुतमिश का पौत्र था। ये नए की पुत्र था, ये एक पौत्र था। तो अमीर सरदारों और तुर्कों के द्वारा मसूद शाह को राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और अमीर सरदारों की ये धारणा रहती है कि जब तक ये शासक इनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है और इनके अनुसार शासन करता है, उसको ये तख्त पर बैठे रहने देते हैं, सिंहासन पर रहने देते हैं, नहीं तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो इससे मुस्लिम शासक सुल्तान भी भयभीत होने लगे और वो उनके अनुसार ही शासन करने लगे। मसूद शाह ने भी इनको शासन सत्ता इनको हाथों में सौंप दी थी। उनमें से एक तुर्क अमीरों में से एक तुर्क सरदार था, तुर्क अमीर था किस्लू खां। इसने अब की बार कुछ हटके अलग से किया और अपने आप को सुल्तान घोषित करने का प्रयास किया और इसने जो इल्तुतमिश के वंशजों के अलावा खुद को सुल्तान घोषित किया, लेकिन अमीर तुर्कों की आपसी फूट और ईर्ष्या के कारण ये बात संभव नहीं हो पाई गई और दूसरे अमीरों के वर्ग ने इल्तुतमिश के वंशज को ही सुल्तान घोषित किया, मसूद शाह को, जो रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। अब बात करते हैं नासिरुद्दीन और जलालुद्दीन। जो नासिरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का पुत्र था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो आगे जाके मसूद शाह के बाद में शासक बनेगा और दीर्घकालीन 20 वर्षों तक शासन करेगा। तो नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था और जलालुद्दीन भी इल्तुतमिश का पुत्र था। अमीर तुर्कों के द्वारा, जो तुर्क अमीर थे, इनके द्वारा इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और उचित अवसर आने पे उन्होंने सोचा कि इनका जो काम होगा तब इनको बाहर निकाल लिया जाएगा और इनका प्रयोग किया जा सके। अगर उनको तख्त से मसूद शाह को पुनः हटाना पड़े, अगर मसूद शाह उनकी आज्ञा की अवहेलना करे और उनके अनुसार शासन नहीं करे, तो उनको नासिरुद्दीन और जलालुद्दीन का उपयोग उस वक्त किया जा सके। अब अमीर सरदारों द्वारा निजामुल मुल्क की हत्या की जाती। निजामुल मुल्क जो वजीर था, निजामुल मुल्क वजीर था, वह अत्यधिक शक्तिशाली होने लगता है, वह शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगता है और अन्य अमीर सरदारों को वह किनारे पे करने का प्रयास करता है। तो तुर्क अमीरों और सरदारों ने मिलकर निजामुल मुल्क की हत्या कर दी। निजामुल मुल्क की हत्या कर दी जाती है और मसूद शाह द्वारा शुरू में शासन को अच्छी तरीके से किया जाता है। ये उदार व्यक्तित्व, उदारता दिखाते हुए इसने अपने दो चाचा थे जो नासिरुद्दीन मोहम्मद और जलालुद्दीन को जेल से रिहा कर दिया जाता है और इनको कहीं किसी प्रांत का सूबा सौंप दिया जाता है और सूबेदारी दे दी जाती है। और कहते हैं शुरू में मसूद शाह ने अच्छा शासन किया और उसने कई विद्वानों को पुरस्कृत किया, कई धर्मगुरुओं को पुरस्कृत किया, लेकिन कुछ समय पश्चात मसूद शाह निराश हो जाता है और शासन में अमीरों के अत्यधिक हस्तक्षेप को देखकर हताश हो जाता है। और उसी वक्त तैमूर खां, जो बंगाल का सूबेदार था, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था, दिल्ली के शासकों का उस पर अधिकार रहता था, उनके अनुसार ही शासन सत्ता संभाली जाती थी, लेकिन ये स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी व्यवहार करने लग जाता है। ये अपनी इच्छा से युद्ध और संधियां करने लग जाता है। ये नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करता है। तो तुर्क अमीरों द्वारा पुनः षड्यंत्र किया जाता है और
उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि मसूद शाह दिल्ली के तख्त पर बैठने के लायक योग्य नहीं है, अब हमें दूसरे शासक को तख्त सिंहासन पर बैठाना चाहिए सर। और मसूद शाह धीरे धीरे भोग विलास में भी डूब जाता है और शासन की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो अब अमीर तुर्कों के द्वारा पुनः षड्यंत्र किया जाता है मसूद शाह को तख्त शासन से हटाने के लिए। तो इनमें नेतृत्व सौंपा जाता है बलबन का, जो किरदार बाद में सामने आएगा, जो नासिरुद्दीन मोहम्मद का ससुर है और आगे का गुलाम वंश का शासक भी रहेगा। तो बलबन को ये कार्य सौंपा जाता है और बलबन के द्वारा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है और योजनाबद्ध तरीके से जो मसूद शाह है उसको कारागार में डाल दिया जाता है और उसकी हत्या वहाँ करवा दी जाती है, वह वहाँ मर जाता है। और उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली के तख्त और सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। तो किस तरीके से बैराम शाह का शासनकाल रहा और किन की इसमें सक्रियता और अमीर तुर्कों का क्या योगदान रहा, अमीर तुर्कों द्वारा पुनः मसूद शाह को कैसे तख्त से हटाया जाता है और नासिरुद्दीन महमूद को तख्त पर बैठाया जाता है। तो आज हमने विद्यार्थियों गुलाम वंश के दो शासकों के बारे में पढ़ा है, बैराम शाह और मसूद शाह। बैराम शाह ने 1240 से 42 ईस्वी तक शासन किया और मसूद शाह ने 1242 से 46 ईस्वी तक शासन किया। तुर्क अमीरों की क्या सक्रिय रहती है और किस तरह इन्हें तख्त से हटाया जाता है और पुनर्शासकों को स्थापित किया जाता है और इनका क्या क्या हस्तक्षेप रहता है। तो आज हमने ये पढ़ा है और आने वाली क्लास में हम नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे जो इल्तुतमिश का ही पुत्र होगा। और बाकी आप क्रमबद्ध चलते रहिए और जो कठिनार्थ शब्द हैं उनको बार बार दोहराते रहिए। और किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की शंका हो तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछिए और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे पूछते रहिए और अपने सुझाव भी देते रहिए किस तरीके से क्या चीज़ है, उसको कौन सी चीज़ आपको विस्तार से पढ़नी है और क्या है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।